नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम अपना टॉपिक कर रहे हैं मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। जो हमारा टॉपिक चल रहा था पर्सनालिटी के, जो हम सिद्धांत कर रहे थे उसी के अंदर जो है वो अपना सेकंड, जैसे फर्स्ट हमने किया था सील गुण का सिद्धांत, उसी में जो आपका सेकंड टॉपिक है वो है आपका मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। अब देखिए, जो आपका मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है ये आपके सिगमंड फ्राइड ने दिया था। किसने दिया था? ये दिया था आपका सिगमंड फ्राइड ने। देखिए, मैंने जब आपको मोटिवेशन का चैप्टर करवाया था वहां पर मैंने आपको बताया था कि मनोविश्लेषण शब्द कहीं पर भी आ जाए वो आपका संबंध रहेगा सिगमंड फ्राइड से। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अपने पर्सनैलिटी के जो थ्योरी चल रही थी, यानी कि थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, या फिर हम बोल सकते हैं व्यक्तित्व के सिद्धांत, उसमें अपना फर्स्ट था सेलगुण का सिद्धांत और ये सेकंड है अपना मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ठीक है, सेकंड है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ये किसने दिया है? ये दिया है आपका सिगमंड फ्राइड ने। ठीक है, अब देखिए, जो सिगमंड फ्राइड है, ये जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, इसमें इन्होंने जो है वो 3 एस्पेक्ट दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हो कि एस्पेक्ट्स या फिर आयाम भी बोल सकते हो। 3 एस्पेक्ट दिए हैं इन्होंने, और वो 3 एस्पेक्ट कौन कौन से दिए हैं? फर्स्ट इन्होंने दिया है टोपोग्राफिकल। टोपोग्राफिकल को हिंदी में बोलते हैं स्थलाकृति। क्या बोलते हैं? स्थलाकृति। फर्स्ट आयाम है इनका टोपोग्राफिकल, सेकंड है इनका डायनामिक जिसको हिंदी में बोलते हैं गत्यात्मक, और थर्ड इन्होंने दिया है, थर्ड जो एस्पेक्ट इन्होंने दिया है वो दिया है आपका साइको एनालिटिक। इसको हिंदी में बोलते हैं मनोविश्लेषण। ठीक है, मनोविश्लेषण। अब देखिए यहाँ पर इसमें होता क्या है। देखिए, फर्स्ट जो है आपका टोपोग्राफिकल स्थलाकृति, जो इन्होंने एस्पेक्ट दिया, यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में इन्होंने कौन से 3 आयाम दिए हैं। आपको ये 3 ऑप्शन में दे देंगे, एक अलग दे देगा, तो वहां पर आपको नहीं में पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सा आयाम नहीं है। तो आपका 3 तो हो जाएंगे, स्थलाकृति, गत्यात्मक और मनोविश्लेषण, यानी कि टोपोग्राफिकल, डायनामिक एंड साइको एनालिटिक। ठीक है, अब देखिए, जो आपकी स्थलाकृति है इसमें इन्होंने क्या बताया है? इन्होंने इसमें मन की संरचना के बारे में बताया है। मन की संरचना के बारे में जो है वो इन्होंने इसमें जिक्र किया है। मन यानी कि माइंड कितने टाइप के इन्होंने बताया। इसमें इन्होंने कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस 3 माइंड इन्होंने बताए हैं। अलग अलग से हम जो है वो इनकी थ्योरी करेंगे कि इसमें इन्होंने क्या बताया है। फिलहाल मैं आपको ऊपर बता रही हूँ। जो डायनामिक्स है यानी कि जो गत्यात्मक है, इसमें इन्होंने जो है वो व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं। ठीक है, क्या? व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं। इसमें इन्होंने फर्स्ट में मैंने आपको बताया कि इन्होंने मन की संरचना के बारे में बताया है कि 3 टाइप के माइंड होते हैं। व्यक्तित्व के प्रकार इन्होंने इसमें बताया। डायनामिक्स जो एस्पेक्ट है इसमें इन्होंने व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं। और इन्होंने जो मनोविश्लेषण है इसमें इन्होंने विकास के प्रकार बताए हैं कि मनुष्य का जो विकास है वो किस प्रकार से होता है। ठीक है, अब देखिए, जो आपका ये व्यक्तित्व के प्रकार है इसमें इन्होंने 3 प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। ठीक है, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। इसमें इन्होंने 5 प्रकार के विकास के प्रकार बताए हैं कि मनुष्य का विकास किस टाइप से होता है। अब देखिए, अलग अलग हम यहाँ पर करेंगे। फर्स्ट हम करेंगे अपना टोपोग्राफिकल यानी कि स्थलाकृति, मन की संरचना। अब देखिए, इन्होंने जो मन जो है उसको, मान लीजिए ये मानव मन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन सीधा आया है, जो मैंने आपको मोटिवेशन में भी आपको बताया था कि इन्होंने मानव मन की जो तुलना है इन्होंने किससे की है? बर्फ की चट्टान से की है। बर्फ की चट्टान से। तो यहां से सीधा क्वेश्चन उठता है कि सिगमंड फ्राइड ने मानव मन की तुलना किससे की है? तो मानव मन की जो तुलना है इन्होंने बर्फ की चट्टान से की है। ठीक है, यहाँ से सीधा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है ये कि मानव मन की तुलना किससे की गई है? तो बर्फ की चट्टान से की गई है। अब देखिए, ये मानव मन है। अब मानव मन जो है इसमें आपका जो फर्स्ट पार्ट होता है, इन्होंने इसमें 3 पार्ट बताए हैं। जो आपका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट को इन्होंने कहा है कॉन्शियस माइंड यानी कि चेतन मन। ठीक है, कॉन्शियस माइंड यानी कि चेतन मन। जो पहला भाग है इसमें इन्होंने बताया है चेतन मन। अब देखिए, चेतन मन क्या होता है कि मान लीजिए आपका ये जो पूरा भाग है ये आपका 10 है। ठीक है, यानी टोटल आपका 10 भाग है, उसमें से 1/10 जो होगा वो आपका चेतन मन होगा। अब चेतन मन में क्या होता है? चेतन मन में होता है कि आप जो प्रेजेंट में जो काम कर रहे हैं सिर्फ उसी की चेतना। जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, मुझको इस चीज की चेतना है कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ। मैं लिख रही हूँ, मुझे इस चीज की चेतना है कि मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। तो प्रेजेंट में जो काम कर रहे हैं बस आपको उसी का ज्ञान होता है, वो आपका चेतन मन में होता है। ठीक है, उसके बाद में आपका सिर्फ छोटा सा पार्ट होता है, 0 पॉइंट कुछ ही समथिंग आपका यहाँ पर ये पार्ट रहता है, और इसको बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अर्धचेतन मन। अब देखिए, जो सबकॉन्शियस माइंड है, जैसे चेतन मन में क्या होता है
चेतन मन में मान लीजिए कि आप कुछ लिख रहे हो या फिर कुछ आप पढ़ रहे हो, वो आपका मैंने आपको बता दिया कि उस टाइम में एज ए प्रेजेंट आप जो काम कर रहे हो उसका आपको ज्ञान होता है। अब आपका अर्ध चेतन मन में क्या होता है कि मान लीजिए कि आप जो है वो आपकी कोई बुक है आप ढूंढ रहे हो, जैसे कि आप अपनी अलमारी में या कहीं पर भी आपकी अपनी बुक जो है वो ढूंढ रहे हो और आप इस चीज के लिए चिंतित हो गए कि मुझे मेरी बुक नहीं मिली। थोड़ी देर बाद सोचने के बाद आपको ये माइंड में आता है कि आपने वो किसी को दे रखी है, अपने दोस्त को, मित्र को, किसी को भी जो वो दे रखी है, तो उस टाइम की जो आपकी टेंशन होती है वो आपकी सबकॉन्शियस माइंड में होती है। ठीक है, तो उस टाइम जो आप होते हो जब उस स्थिति में कि मैंने वो कहाँ पर दे रखी है, उस टाइम जब आपकी जो कंडीशन होती है वो आपकी सबकॉन्शियस माइंड की होती है। इसके बाद जो आपका थर्ड होता है वो आपका होता है अचेतन मन। अचेतन मन, अचेतन मन इंग्लिश में इसको बोलते हैं अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड। अब अनकॉन्शियस माइंड क्या होता है, ये देखिए जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है ये तो आपकी कुछ क्षणिक पल होता है आपका, ये आपका 0 पॉइंट कुछ ही होता है। ठीक है, ये जो आपका 9/10 जो पार्ट होता है ये आपका अचेतन मन होता है। टोटल का सबसे ज्यादा भाग जो होता है वो आपका अचेतन मन होता है। अब आपके अचेतन मन में होता क्या है, आपकी जितनी भी दमित इच्छाएं, एक सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दमित इच्छाओं का भंडार, दमित इच्छाओं का भंडार, आपकी जो दमित इच्छाएं होती है उसका भंडार जो होता है वो अचेतन मन होता है। सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि दमित इच्छाओं का भंडार क्या होता है, तो आपका ऑप्शन में होगा चेतन मन, मन, अवचेतन मन और आपका हो जाएगा यहाँ पर चेतन मन। तो इस टाइप से आपको ऑप्शन दिए हुए मिलेंगे। तो दमित इच्छाओं का जो भंडार होता है वो आपका अचेतन मन होता है। अब देखिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपका जो अचेतन मन होता है इसमें आपकी जितनी भी जो भी आपका ज्ञान होता है, आपकी जितनी भी नॉलेज होती है वो आप जो है वो अपनी इच्छा से जो है वो चेतन मन में नहीं ला सकते। ठीक है, ये दमित इच्छाओं का भंडार होती है, आपकी वो इच्छाएं थी जो आप पूरी नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो आपकी जो दमित इच्छाएं होती है उसका भंडार क्या होता है, आपका अचेतन मन होता है। तो फर्स्ट मैंने आपको जो एस्पेक्ट कराया है वो आपको बताया है टोपोग्राफिकल यानी कि स्थलाकृति। इसमें इन्होंने सिगमंड फ्रायड ने मन की संरचना के बारे में बताया है कि मन की जो संरचना होती है वो 3 टाइप से होती है। फर्स्ट है आपकी चेतन मन, सेकंड आपका अर्ध चेतन मन, थर्ड है आपका अचेतन मन। जो आपका कॉन्शियस माइंड होता है वो आपको एज ए प्रेजेंट आप क्या काम कर रहे हो, आपको एज ए प्रेजेंट आपको क्या नॉलेज है उसी के बारे में बताता है। जो अर्ध चेतन मन है ये आपकी क्षणिक पल की ही जो है वो आपकी यहाँ पर जो है वो टेंशन होती है, वो आपका अर्ध चेतन मन हो गया। और अचेतन मन जो होता है वो आपकी दमित इच्छाओं का भंडार होता है। जितनी भी आपके विचार है, जो इच्छाएं, जो संवेग आपके मन में जो है वो यहाँ पर जो है वो रहते हैं वो आपका अचेतन मन होता है। ठीक है, जो आप पूरी नहीं कर सकते वो आपकी इच्छाएं, तो वो आपके अचेतन मन में रहती है। ठीक है, अब हम करेंगे यहाँ पर गत्यात्मक यानी डायनामिक। डायनामिक के अकॉर्डिंग इन्होंने व्यक्तित्व के प्रकार दिए हैं। तो इस एस्पेक्ट में इन्होंने क्या दिया है, व्यक्तित्व के प्रकार दिए हैं। तो आप देखिए डायनामिक्स इनका डायनामिक यानी कि गत्यात्मक। अब इन्होंने इसमें क्या दिया है, इसमें इन्होंने व्यक्तित्व के प्रकार दिए हैं। फर्स्ट जो व्यक्तित्व का प्रकार दिया है इसको इंग्लिश में तो ID इस टाइप से इट लिखा हुआ मिलेगा, हिंदी में आपका लिखा मिलेगा इदम। सेकंड है आपका यहाँ पर सेकंड रहेगा आपका ईगो यानी कि हिंदी में लिखा हुआ मिलेगा अहम। थर्ड है आपका सुपर ईगो यानी कि परा अहम या परम अहम भी लिखा हुआ मिल जाएगा, परा अहम। ठीक है, तो ये 3 टाइप इन्होंने दिए हैं पर्सनैलिटी के। फर्स्ट इन्होंने दिया है ईड यानी कि इदम, सेकंड इन्होंने दिया है ईगो यानी कि अहम, और थर्ड दिया इन्होंने सुपर ईगो यानी कि आपका परा अहम। अब देखिए यहाँ पर जो ईड होता है, अब देखिए ये जो आपकी इदम प्रवृत्ति के जो व्यक्ति होते हैं ये बताया है कि इस टाइप के जो बंदे होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो भी काम करते हैं वो अपनी सेल्फ संतुष्टि के लिए करते हैं। ठीक है, यानी कि जो भी काम करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सेल्फ संतुष्टि के लिए करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि इनको दूसरों से कोई मतलब नहीं होता, अपनी संतुष्टि के लिए काम करते हैं। और ये जो इस टाइप की जो प्रवृत्ति के जो बंदे होते हैं इनको जो है वो प्रतीक बताया गया है पशुता का। ठीक है, किसका प्रतीक बताया गया है, पशुता का प्रतीक बताया गया। क्वेश्चन आया हुआ है कि पशुता का जो प्रतीक होता है वो किस पर्सनालिटी के बंदे होते हैं, किस टाइप की पर्सनालिटी होती है, तो उसमें इदम पर्सनालिटी होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो सिगमंड फ्रायड है इन्होंने हर एक पर्सनालिटी को या हर एक टाइप को जो है वो कामुकता से रिलेट किया है, यानी कि यौन ऊर्जा। ठीक है, यौन ऊर्जा जो होती है बंदे की उससे जो है वो रिलेट किया है। और सिगमंड फ्रायड ने जो बंदे की यौन ऊर्जा होती है उसके लिए एक शब्द यूज किया है लिबिडो। ठीक है, लिबिडो इंग्लिश में इसको लिखेंगे लिबिडो इस टाइप से। ठीक है, तो इन्होंने एक शब्द यूज किया है लिबिडो जो कि यौन ऊर्जा से रिलेटेड है। तो यहाँ से क्वेश्चन भी आया हुआ था कि यौन ऊर्जा के लिए सिगमंड फ्रायड ने क्या शब्द का यूज किया है, तो वो है आपका लिबिडो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि पशुता का जो प्रतीक होता है यानी कि कामुकता जो होती है बच्चे में कह सकते हैं आप, इंसान में। तो यहाँ पर जो इंसान में कामुकता जो होती है इसके अंतर्गत क्या होते हैं, जो देखिए जो बंदा होता है जो कि
यहाँ पर उस व्यक्ति को लिया जाता है, जैसे कि जो रेप करते हैं वो बंदे आ जाएंगे, तो यहाँ पर जो बंदा रेप करता है उसके अंतर उस टाइम में सिर्फ उसके लिए अपनी खुद की संतुष्टि ही उसके लिए होती है, जो कुछ भी है उसके लिए उसके मन की संतुष्टि जो होती है सिर्फ वही उसके लिए अहम होती है। उसके बाद क्या रिजल्ट रहेगा, क्या उसका परिणाम रहेगा, उसको उस चीज के बारे में कुछ भी जो है वो अंदाजा नहीं होता, या फिर उस टाइम उसके बारे में वो कुछ नहीं सोचता। एज ए प्रेजेंट वो अपनी संतुष्टि चाहता है। तो जो इसमें जो बंदे आते हैं वो रेप वाले जो बंदे होते हैं वो आते हैं, इसीलिए इनको जो है वो पशुता का प्रतीक बताया गया है। ठीक है, तो इड प्रकृति जो होती है बंदे की वो मैंने आपको बताई। अब देखिए अपनी जो सेकंड जो अपनी पर्सनालिटी का जो टाइप है वो है आपका ईगो टाइप का। इससे पहले मैं आपको यहाँ पर समझा देती हूँ परा अहम यानी कि सुपर ईगो। अब देखिए जो सुपर ईगो की पर्सनालिटी के जो बंदे होते हैं ये होते हैं आदर्शवादी। ठीक है, क्या होते हैं? आदर्शवादी होते हैं। ठीक है, और ये जो है वो आपकी नैतिकता जो होती है, नैतिकता का पालन करने वाले होते हैं, नैतिकता के सिद्धांतों पर कार्य करते हैं। ठीक है, समाज के मूल्यों पर कार्य करते हैं। तो ये जो है, ये जो आपके सुपर ईगो के जो व्यक्ति होते हैं इनको ईश्वरत्व का प्रतीक बताया गया है। ईश्वरत्व का प्रतीक। तो आपका जो सुपर ईगो होता है ये किसका प्रतीक है? ये ईश्वरत्व का प्रतीक है कि बहुत ही ज्यादा जो है ये आदर्शवादी होते हैं, नियमों के अकॉर्डिंग जो है वो चलते हैं। तो ये आपके हो जाएंगे सुपर ईगो वाले बंदे। इसके बाद जो आपका ईगो होता है, अहम जो होता है, ये इन दोनों के बीच का होता है कि वो ना तो उसमें पशुता का प्रतीक होता है ना वो ईश्वरत्व का प्रतीक होता है। तो जो मनुष्यता का प्रतीक होता है, तो जो मनुष्य का प्रतीक होता है वो आपका आ जाएगा ईगो में। मनुष्य का प्रतीक होता है यानी कि ये जो है वो हर एक परिस्थिति में ये एक तरफ से आपकी वास्तविकता से रिलेटेड हो जाएगा कि वास्तविकता की जो वास्तविकता होती है सिर्फ उसी को स्वीकार करता है, ना तो ये ईश्वर बनता है और ना ये पशु बनता है। बीच की जो कैटेगरी होती है वो मनुष्यता का प्रतीक होता है। तो ये आपका मनुष्यता भी आप लिख सकते हो या फिर आप मानवता भी लिख सकते हो। तो मानवता का प्रतीक होता है। और यहाँ पर क्या होता है कि वास्तविकता से ही रिलेट रहता है और ये जो है वो समायोजन करके चलता है। ठीक है, यानी कि प्रेजेंट में जो स्थिति है उनके बीच में सामंजस्य स्थापित करता है। तो आपकी कौन सी पर्सनालिटी रहेगी? वो आपकी ईगो पर्सनालिटी रहेगी। ठीक है, तो जो आयाम जो मैंने आपको बताया था डायनामिक यानी गत्यात्मक, उसमें 3 पर्सनालिटी के टाइप हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो। इड में आपका पशुता का प्रतीक होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने आप से ही मतलब रखता है, सेल्फ संतुष्टि उसके लिए सब कुछ है। सेकंड आपका मनुष्यता का प्रतीक हो जाएगा जो कि आप सामंजस्य, जो प्रेजेंट में जो परिस्थिति किसी भी टाइप की परिस्थिति हो, विपरीत हो या फिर उसके अकॉर्डिंग हो, सब में सामंजस्य स्थापित करके चलता है, वो मनुष्यता या मानवता का प्रतीक होता है। और थर्ड है आपका सुपर ईगो यानी कि परा अहम। ये व्यक्ति जो होते हैं वो आदर्शवादी होते हैं, नैतिकता के जो सिद्धांत होते हैं उनके नियमों का पालन करते हैं। और ये जो होते हैं वो ईश्वरत्व का प्रतीक होते हैं, इनकी बहुत ज्यादा ही जो है वो ये अच्छे बंदे होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपने सुपर ईगो, ये हो गया अपने डायनामिक आयाम्स के अकॉर्डिंग अपने पर्सनालिटी के टाइप। अब जो नेक्स्ट है वो है आपका साइको एनालिटिक या फिर हम बोल सकते हैं मनोविश्लेषणात्मक। इसमें इन्होंने जो दिए हैं वो विकास के प्रकार दिए हैं कि व्यक्ति का विकास जो है वो किस प्रकार से होता है। तो इसमें इन्होंने जो व्यक्ति के विकास के जो प्रकार बताए हैं वो 5 टाइप के बताए हैं। तो देखिए जो फर्स्ट स्टेज इन्होंने बताई है वो है इनकी मुख्य अवस्था। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ओरल स्टेज। और ये जो अवस्था होती है ये आपकी जन्म से लेकर 1.5 वर्ष तक की होती है। एनसीईआरटी में जन्म से लेकर 1.5 वर्ष तक लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर 0 से लेकर 1.5 वर्ष ही करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो अवस्था है वो है आपकी मुख्य अवस्था या फिर इसको मौखिक अवस्था भी लिख देते हैं। ठीक है, मौखिक या मुख्य अवस्था। तो अब देखिए इसमें क्या होता है ओरल स्टेज में। तो देखिए आपको पता है कि 0 से लेकर जो 1.5 वर्ष तक का जो बच्चा होता है वो उसकी जो भी उसका काम रहता है वो अपना सब काम जो है वो अपने मुख से यानी मुंह से ही करता है। और देखिए एक जो आपका ये सिगमंड फ्राइड है, इन्होंने हर एक स्टेज को जो है वो कामुकता से रिलेट करके किया है। ठीक है, तो इन्होंने हर एक स्टेज में कामुकता दिखाई है, बच्चे में किस टाइप की कामुकता रहती है। तो उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने जो फर्स्ट स्टेज दी है वो दी है आपकी मौखिक अवस्था यानी कि ओरल स्टेज, जो कि 0 से लेकर 1.5 वर्ष तक की अवस्था होती है। इस अवस्था में इन्होंने बताया कि जो बच्चा जो भी काम करता है या बच्चे की जो सुख प्राप्ति का जो केंद्र होता है वो उसका मुख होता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि बच्चा जैसे माँ का दूध पीता है तो वो जो है वो अपने मुख से ही करता है। जैसे छोटा बच्चा अंगूठा चूसता है तो वो अपने मुख का ही प्रयोग करता है। बच्चा जो है वो जैसे आवाज निकालता है तो उसमें भी अपने मुख का ही प्रयोग करता है। तो इसमें इन्होंने यही कहा है कि बच्चे का जो केंद्र, सुख का जो केंद्र होता है वो इस स्टेज में उसका मुख ही होता है। ठीक है, सेकंड अवस्था जो है, सेकंड अवस्था में इन्होंने सेकंड जो अवस्था है इसकी वो है गुदीय अवस्था, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एनल स्टेज।
और ये जो स्टेज होती है ये होती है आपकी 1.5 से लेकर 3 वर्ष तक की। कहाँ तक ये होती है आपकी 1.5 से लेकर 3 वर्ष तक की। एनसीईआरटी की बुक में 1.5 से 3 ही लिखा हुआ है, तो आप 1.5 से लेकर 3 वर्ष ही करेंगे। तो जो सेकंड स्टेज है वो है आपकी गुदी अवस्था यानी कि एनल स्टेज। अब देखिए इसमें इन्होंने क्या कहा है कि देखिए जो बच्चा होता है इस स्टेज में आकर, जो जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है 1.5 से लेकर 3 वर्ष तक का जब बच्चा हो जाता है, तो एक सोसाइटी का जो है वो उस बच्चे के प्रति कुछ मांगे बढ़ जाती है। ठीक है, माता पिता भी जो है वो बच्चों से कुछ मांग करने लग जाते हैं। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो समाज की मांगे होती हैं या फिर आपके माता पिता की जो मांग होती है, ठीक है, जो भी मांग होती है उनके प्रति बच्चा जो होता है वो अनुक्रिया करना शुरू कर देता है या अनुक्रिया करना सीखता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि देखिए 1.5 से लेकर 3 वर्ष तक का जो बच्चा होता है, जैसे कि पहले अगर हम फर्स्ट स्टेज की बात करें 0 से लेकर 1.5 वर्ष तक, तो इस स्टेज में बच्चा क्या करता है, जैसे छोटा बच्चा होता है तो सुसु क्या करता है कि अपने जो बिस्तर होते हैं उसी में कर देता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इस स्टेज में आकर माता पिता की क्या यहाँ पर मांग रहती है कि जो बच्चा होता है वो जो आपका मलमूत्र जो होता है, मलमूत्र त्याग जो होता है वो सीख जाए। ठीक है, माँ बाप की यही इच्छा होती है यहाँ पर कि जो बच्चा होता है वो मलमूत्र जो है, मलमूत्र त्याग करता है, वो जो है वो सीख जाए, खुद से करने लग जाए। ठीक है, तो यहाँ पर इस स्टेज में जो गुदी अवस्था होती है इसमें 1.5 से लेकर 3 वर्ष तक जो है वो बच्चा जो है वो माँ बाप की जो मांग होती है उनके प्रति अनुक्रिया करना सीख जाता है और यहाँ पर बच्चा खुद से ही मलमूत्र त्याग करना जो है वो सीख जाता है। अब इसी में इन्होंने जो है वो 2 स्टेज बताई है। एक तो इन्होंने बताया है गुदा निष्कासन, गुदा निष्कासन, और सेकंड इन्होंने बताया है गुदा संचयन, गुदा संचयन। इन्होंने इसमें 2 टर्म बताई हैं, जैसे कि फर्स्ट टर्म इन्होंने बताई हैं, 2 टर्म बताई, एक तो बताया है गुदा निष्कासन और दूसरा बताया है गुदा संचयन। आप देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है कि जो बच्चा मान लीजिए कि जैसे अभी उसको यहाँ पर फील हुआ है कि उसे मलमूत्र त्याग करना चाहिए, अगर वहां पर वो उसको कंट्रोल कर लेता है, ठीक है, जो बच्चा कंट्रोल कर लेता है वो बच्चा आगे जाकर यानी भविष्य में जाकर वो बच्चा जो होता है वो आदर्शवादी बनता है। ठीक है, क्या कहते हैं ये कि जो बच्चा मलमूत्र त्यागने के टाइम यानी कि उस टाइम जब उसको फील होता है कि अभी मुझे जो है वो मलमूत्र त्याग करना चाहिए, उस टाइम अगर वो कंट्रोल कर लेता है तो वो बच्चा भविष्य में जाकर आदर्शवादी बनता है। और अगर जो बच्चा कंट्रोल नहीं करता तो वो जो है वो आगे जाकर खर्चीला बनता है। ठीक है, यानी कि जो कंट्रोल कर ले वो आदर्शवादी रहेगा और जो कंट्रोल नहीं कर पाता वो आपका खर्चीला बनेगा। तो ये 2 जो टर्म्स हैं वो इन्होंने बताई है अपनी सेकंड स्टेज यानी कि गुदीय अवस्था में। ठीक है, अब देखिए इन्होंने जो थर्ड स्टेज बताई है वो बताई है इन्होंने लैंगिक अवस्था, लैंगिक अवस्था, लैंगिक अवस्था जिसको इंग्लिश में कहते हैं फैलिक स्टेज, फैलिक स्टेज। अब देखिए ये जो स्टेज होती है इसमें जो एज लिमिट होती है वो 3 से लेकर 6 वर्ष तक की होती है, 3 से लेकर 6 वर्ष तक की अवस्था होती है। और देखिए यहाँ पर लैंगिक अवस्था में क्योंकि देखिए इन्होंने हर एक चीज को जो है वो कामुकता से रिलेट किया है, इसलिए इनके साथ इनके 2 स्टूडेंट्स थे जिनका नाम था युग और एडलर। उन्होंने जो है वो इनको छोड़ दिया था कि आप तो जो है वो बेतुकी बातें कर रहे हैं, तो ये इनको छोड़कर चले गए थे। ठीक है, तो इन्होंने थर्ड स्टेज जो बताई है वो बताई है लैंगिक अवस्था यानी कि फैलिक स्टेज। ये होती है आपकी 3 से लेकर 6 वर्ष तक की होती है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो 3 से लेकर 6 वर्ष तक की अवस्था का जो बालक होता है वो अपनी माता की तरफ अट्रैक्ट होता है, यानी कि जो बालक होता है, जो बालक होता है वो अपनी माता की तरफ, यानी कि बालक कह दो या फिर आप लड़का भी कह सकते हो, जो लड़का होता है वो अपनी माता की तरफ अट्रैक्ट होता है। और इस वर्ड को यानी कि जो लड़का अपनी माता की तरफ अट्रैक्ट होता है उसके लिए इन्होंने एक वर्ड का यूज किया है ईडिपस। किसका यूज किया है इन्होंने, वर्ड दिया है ईडिपस। इस इंग्लिश में इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा, तो ईडिपस इन्होंने जो है वो वर्ड दिया है। तो यहाँ से एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है कि जो लड़का अपनी माता की तरफ अट्रैक्ट होता है उसके लिए आपके सिगमंड फ्राइड ने कौन सा वर्ड दिया है, तो उसमें आपका यहाँ पर आएगा ईडिपस। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि लड़का अपनी माता की तरफ अट्रैक्ट हो तो वो कौन सा होता है, वो उसमें मनोग्रंथि जो होती है वो ईडिपस मनोग्रंथि का वो अनुभव करता है। ठीक है, और सेकेंड होता है इसमें लड़की, जब लड़की अपने पिता की तरफ अट्रैक्ट होती है, यानी 3 से लेकर 6 वर्ष तक की जो लड़की होती है वो अपने पिता की तरफ अट्रैक्ट होती है, और इसके लिए इन्होंने इलेक्ट्रा शब्द का प्रयोग किया है। किसका, इलेक्ट्रा का। तो यहाँ से भी सीधा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो थर्ड स्टेज है लैंगिक अवस्था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन आता है, क्योंकि यहाँ पर सीधा ये पूछा जाएगा कि लड़का अगर माता की तरफ अट्रैक्ट होता है तो उसको क्या कहते हैं, तो वो आपका ईडिपस हो जाएगा, और लड़की पिता की तरफ अट्रैक्ट होती है तो वो आपका इलेक्ट्रा हो जाएगा। देखिए यहाँ से कहीं पर भी जो इन्होंने ये थ्योरी दी है, कहीं ना कहीं से इन्होंने जो है वो ये पढ़ा लिखा था कि इसी टाइप से जो है वो होता है सोसाइटी में। ठीक है,
तो जैसे यहाँ पर ये ईडिपस की जो है एक स्टोरी है कि ईडिपस नाम का एक राजा था, ठीक है। तो ईडिपस नाम का एक राजा था और उसी का इसका जो है यानी कि ईडिपस ये राजा थे, ग्रीक के राजा थे और इन्होंने जो है वो अपने पिता की हत्या करके इन्होंने अपनी माता से विवाह किया था। तो उसी स्टोरी से रिलेट होकर इन्होंने जो है अपनी इस थ्योरी में जो है वो ईडिपस ये जो है वो कैरेक्टर से ही इन्होंने ये बताया कि लड़का जब अपनी माता की तरफ अट्रैक्ट होता है तो उसको ईडिपस कहते हैं। और जो इलेक्ट्रा होती है ये भी एक ग्रीक स्टोरी की एक लड़की है जो कि अपने भाई से जो है वो अपनी माता की हत्या करवाकर अपने पिता से शादी करना चाहती है, ठीक है। तो यहाँ से जो है वो इन्होंने ये वर्ड्स जो है वो लिए हैं। अब देखिए इसके बाद जो आपकी फोर्थ स्टेज है उस फोर्थ स्टेज का नाम है आपका, यहाँ पर आप लिख सकते हो काम प्रसुप्ति, काम प्रसुप्ति अवस्था, काम प्रसुप्ति अवस्था। यहाँ पर कई जगह पर आपका अव्यक्त अवस्था भी लिखा हुआ मिलेगा, अव्यक्त अवस्था, या फिर आपको यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ मिलेगा लेटेंसी स्टेज, लेटेंसी स्टेज। और ये जो एज होती है ये आपकी होती है 6 से लेकर 12 वर्ष तक की, ठीक है, 6 से लेकर 12 वर्ष तक की। अब देखिए जो 6 से लेकर 12 वर्ष तक की जो स्टेज होती है ये आपकी बाल्यावस्था की होती है। तो जो बाल्यावस्था की जो भी विशेषताएं हैं ये आपकी यहाँ पर काम प्रसूति अवस्था में आ जाएगी। यहाँ से एक रिलेट हो जाएगा कि जो बच्चा होता है वो यहाँ पर यानी कि एक तरफ से सुधर जाता है, उसमें काम प्रवृत्ति जो होती है वो यहाँ पर जो है वो सुप्त यानी कि सो जाती है। यहाँ पर बच्चे का जो है वो एक तरफ से बच्चा यहाँ से सुधर जाता है। अब देखिए इस स्टेज में यानी 6 से लेकर 12 वर्ष तक की जो स्टेज होती है इसमें बच्चा स्कूल जाने लग जाता है और उसका जो ध्यान होता है वो आपका स्कूल की एक्टिविटीज में ज्यादा हो जाता है और काम के प्रति जो है वो यहाँ पर ध्यान नहीं देता। तो यहाँ पर जो है वो एक तरफ से बच्चा सीधा ही आप कह सकते हो कि सुधर जाता है। तो ये आपकी स्टेज आपको बस याद रखनी है, ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं ये। तो काम प्रसुप्ति अवस्था, अव्यक्त अवस्था यानी कि लेटेंसी स्टेज ये होती है आपकी 6 से लेकर 12 वर्ष तक की। अब देखिए जो 5th स्टेज है वो है आपकी जननांगीय अवस्था, जननांगीय अवस्था, जननांगीय अवस्था, और इसको इंग्लिश में कहते हैं जेनेशियल स्टेज। क्या कहते हैं? जेनिशियल स्टेज। अब देखिए जेनिशियल स्टेज होती है आपकी 12 प्लस की होती है, यानी कि 12 प्लस से जीवन भर ये जो है वो चलती रहती है, जीवन पर्यंत चलती है। अब इसमें क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो आप जो है वो संतान प्राप्ति की जो परिपक्वता यानी बच्चे में परिपक्वता आ जाती है और वो जो है वो काम के प्रति हर एक चीज को के प्रति जो है वो जागरूक हो जाता है। और यहाँ पर जो है वो अब बच्चे पैदा हो गए, बच्चों का पालन पोषण हो गया, इस तरफ से जो है वो उसकी पूरी जिंदगी जो है वो कट जाती है। तो यहाँ पर वो होती है आपकी जननांगीय अवस्था, जेनिशियल स्टेज, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पर जो है वो 5 स्टेज बताई थी। फर्स्ट आपकी मैंने बताई थी ओरल स्टेज यानी कि मौखिक अवस्था। सेकंड मैंने आपको यहाँ पर बताया था एनल स्टेज यानी कि आपकी हो जाएगी यहाँ पर एनल स्टेज को हिंदी में कहते हैं गुदिया अवस्था। थर्ड होती है आपकी फैलिक स्टेज, फैलिक स्टेज को कहते हैं लैंगिक अवस्था। फोर्थ मैंने आपको यहाँ पर बताया लेटेंसी स्टेज और फिफ्थ मैंने आपको बताया जेनिशियल स्टेज। यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट तो ये 3 है फर्स्ट वाली। और बस आपको यहाँ पर क्योंकि सही मिलान अगर पूछ लिया जाता है तो वहां पर इसकी जो है वो एज लिमिट पूछ ली जाती है। तो ओरल स्टेज की आप करके आओगे जन्म से लेकर 1.5 वर्ष और एनल स्टेज की आप करके आओगे 1.5 से लेकर 3 वर्ष। फैलिक की आप करके आओगे यहाँ पर 3 से 6, जो फोर्थ है ये 6 से 12 और फिफ्थ है आपकी 12 प्लस की यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर यहीं से जो है वो सही मिलान के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं तो आप इनसे जो है वो कर सकते हो। और एक जो मैंने आपको बताया कि जब लड़का अपने पिता की तरफ अट्रैक्ट होता है तो ईडिपस होता है, कई जगह पर आपको ओडिपस भी आ जाएगा, ठीक है, ओडिपस। और जब लड़की पिता की तरफ अट्रैक्ट होती है तो इसको इलेक्ट्रा कहते हैं। ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो यहाँ से क्वेश्चन जो है वो बन जाता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।